अस्सलाम वालेकुम। मारूख अख्तर हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा ख़्याल है अब तक तो आप लोग मुझे जान ही चुके होंगे। हम यहाँ पे मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब देते हैं, लोग अपने इश्यूज़ हमें भेजते हैं और हम इनके इश्यूज़ रिज़ॉल्व करके उनको टिप्स में हमेशा 3 या 4 टिप देती हूँ, ताकि अगर वो टिप में ये फ़ायदा हो जाता है ना कि मैं 4 टिप दूँगी तो 4 चीज़ें याद रह जाएँगी। अच्छा, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन बीच में थोड़ी सी तफसील भी बताती हूँ। अब ऐसा करते हैं कि हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाएँ। क्वेश्चन है जी हमारा, कराची से लिखती हैं सबा कामरान साहिबा हैं, 40 साल की हैं। कहती हैं कि मेरा मसला बहुत अजीब सा मसला है। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, मुलाजिम हैं, 3 खूबसूरत बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी है। मेरे शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं नहीं समझती कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी है, लेकिन फिर भी मुझे किसी चीज़ में खुशी महसूस नहीं होती है। दिल बुझा बुझा सा रहता है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता है। आखिर मैं क्या करूं? किसी से बात करूं तो सब कहते हैं तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बस खुश रहा करो। मैं कैसे सबको समझाऊं कि खुशी तो नहीं है मेरे पास? मुझे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं होती है। आपके पास अगर मेरे मसले का हल है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे सवाल का ज़रूर जवाब दें। हाँ जी, हमारे पास आपके मसले का बिल्कुल हल है और आपके सवाल का हम ज़रूर जवाब देंगे। आपने कहा है कि आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन आपको फिर भी खुशी नहीं महसूस होती। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास जो है एक चीज़ और भी है जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा डिसऑर्डर है या एक ऐसी वो है कि जिसमें बहुत तकलीफ़ होती है। देखिए, ये जो ज़हनी बीमारियां होती हैं इसमें नज़र तो आ नहीं रही होती। मैं डिप्रेशन को कहती हूँ कि ये अगर आपको चोट लगी और आपके खून की पट्टियाँ लगी हुई हैं या आपकी टांग टूट गई है और उसमें प्लास्टर लगा हुआ है तो लोगों को वो नज़र आता है, लोग आपके साथ सिंपैथी करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। लेकिन डिप्रेशन की चोट उससे भी कहीं ज़्यादा होती है। उसकी जैसे आपने बार बार लिखा है, मुझे किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, मुझे कुछ करने को दिल नहीं चाहता, और आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। देखिए, बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो फिर भी खुश हैं। आप खुश रहना चाहती हैं, आपके दिल उदास रहता है, आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता, आपको कोई काम करने का दिल नहीं चाहता, आपके पास गाड़ी है, घर है, लेकिन बच्चे हैं, लेकिन आपको बच्चों के साथ भी मज़ा नहीं आता। ये बिल्कुल डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। इसके लिए जो है ना, एक तो थेरेपी, बातों का जिसे हम टॉकिंग क्योर कहते हैं, आप ज़रूर अपनी काउंसलिंग करवाएं या अपनी थेरेपी करवाएं, और साथ साथ आपको इसके लिए आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, दवाई ज़रूर लें। अच्छा, एक और बात मैं डिप्रेशन के हवाले से बता दूं कि ये इसकी तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इसमें जो आपको उदासी हो रही है, रोना आ रहा है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, सब कुछ होते हुए भी खुशी महसूस नहीं हो रही, लेकिन अगर इसका इलाज करवा लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा ठीक होने वाली बीमारी है। ये सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी भी है और ये सबसे ज़्यादा ठीक होने वाली बीमारी भी है। हमारे कहते हैं कि हमारे जो है ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये जो भी जहनी बीमारियां हैं, ये हमारे 25% हैं हमारे मुल्क में। तो उससे मैं अंदाज़ा लगा रही थी एक दिन बैठ के कि एक घर में अगर 4 लोग हैं तो हर एक फ़र्द को होती है, या अगर एक घर में 8 लोग हैं तो हर 2 फ़र्द को होती है। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि, और ये सारी दुनिया में होती है, ये सिर्फ हमारी उसका वो नहीं है, रिज़ल्ट्स नहीं है, और भी मुल्कों के यही रिज़ल्ट हैं। ये एक होने वाली बीमारी है जो हो जाती है। लोग बाज़ दफ़ा कहते हैं मुझे क्यों हो गई, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, मेरे पास तो सब कुछ है। आपको इसलिए हो गई कि एक तो आपके कभी कभी ये होता है कि कोई केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, कोई कीमियाई तब्दीलियाँ आ जाती हैं, उसकी वजह से होता है। बाज़ दफ़ा हमारे पेरेंट को होता है, या किसी फादर को है, या मदर को है, या खाला को है, या चचा को है, तो हम उससे भी हमारी जीन्स में आ जाता है, हम इनहेरिट कर लेते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि अब ये भी एक बात लोगों ने बहुत, मैं सुनती हूँ अक्सर, बहुत लोग ये बात कहते हैं कि जी हालात ऐसे हो गए। अच्छा, हालात तो हैं ही ऐसे, लेकिन हर कोई तो उदास नहीं रहता। हर किसी के साथ तो ये नहीं है कि काम में उसका दिल नहीं लग रहा, या उसको रोना आ रहा है, या उसको उदासी हो रही है। तो ठीक है, हालात ज़रूर ट्रिगर करते हैं, स्ट्रेसेस आपकी बीमारी को ज़रूर बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे अंदर पड़ी हुई होती है, हमारे अंदर पड़ी हुई होती है। फिर कोई हालात स्ट्रेसेस ट्रिगर कर देते हैं, वो बीमारी हमारी बाहर आ जाती है। तो इसका हल बहुत आसान है, आप एंटी डिप्रेसेंट खाएँ जो कि डिप्रेशन की दवाई है, और आप थेरेपी करवाएँ। और आई एम होपिंग कि आपका ये बहुत माइल्ड सा डिप्रेशन है, ये बिल्कुल हल्का फुल्का डिप्रेशन है, और मुझे ये भी लगता है कि शायद आपको ये अभी ही शुरू हुआ है, चूँकि आपने इस तरह से बात भी इस तरह से लिखी हुई है, तो ये आपका इंशाल्लाह क्योर हो जाएगा। आप इसके लिए, लेकिन आप इसके लिए ज़रूर जाएं किसी के पास, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, और जाके आप अपनी मेडिसिन लें, और अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी ज़िंदगी की जो खुशियाँ अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको दी हैं, इतनी माशाअल्लाह नेमतें दी हैं, उसको आप एंजॉय करें।
और ज़ाहिर है जब तक आप खुश होंगे तो आपके घर वाले भी खुश होंगे, आपके बच्चे भी खुश होंगे, घर को भी आप अच्छे तरीके से संभाल सकेंगी। और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको बिल्कुल मुकम्मल सेहत दे और इंशाल्लाह देगा। दवा भी करें और दुआ भी करें, 2 चीज़ें तो करनी होती है ना। तो मैं समझती हूँ मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। अगर फिर भी कोई सवाल है तो मुझे आप और भी कोई क्वेश्चन कर सकती हैं, किसी और तरीके से भी इस चीज़ को पूछ सकती हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। इस्लामाबाद से हैं, हिरा हैं, 22 साल की, जो यंग हैं। मेरी शादी होने वाली है और मैं बहुत घबरा रही हूँ। जब भी ये ख्याल आता है कि मैं अपना घर छोड़ के चली जाऊँगी, बहुत घबराहट होती है। आखिर शादी करना इतना ज़रूरी क्यों है? मैं बग़ैर शादी के भी तो रह सकती हूँ। मेरा मंगेतर मेरा कज़न है। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैं अपनी खाला के घर जाऊँगी, फिर भी क्यों मैं इतनी नर्वस हो रही हूँ? यू हैव टू हेल्प मी। मैं अपने घर वालों से भी डिस्कस नहीं कर सकती, वो परेशान ना हो जाएं। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। हाँ जी, ये जो आपकी परेशानी है, ये मैं समझ रही हूँ कि जितनी जितनी शादी करीब आती जा रही है और आपकी एंजाइटी बढ़ती जा रही है। देखिए, ये होता है जब आपका रिश्ता हुआ था, ज़ाहिर है मैम आई नो कि आपकी पसंद से ही हुआ होगा। इसी तरह से लग रहा है आपने कोई ऐसा इजहार नहीं किया कि आपकी पसंद से नहीं हो रही, बल्कि आपने कहा मेरा कज़न है और मैं खाला के घर जा रही हूँ, तो आपको कोई उसकी भी एंजाइटी नहीं है खाला के घर जाने की या कज़न को समझने की। आप ज़ाहिर है कज़न्स को तो हम कुछ ना कुछ जानते ही हैं ना, बेशक हम ना भी उनके साथ घुले मिले, लेकिन हमारी एक अंडरस्टैंडिंग होती है खालाओं से। खाला के घर हैं, खाला के बच्चे हैं, तो ज़ाहिर होती है। तो देखिए, इस चीज़ को आप समझ लें कि ये जो एंजाइटी आपको हो रही है, ये नॉर्मल एंजाइटी है। इसमें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। और जैसे जैसे शादी करीब आती जाती है, ये एंजाइटी बढ़ती जाती है। ये आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप कभी अपना इसमें सुने, बहुत सारी बातों को आपको जहन में रखना होगा। आप अपने घर को छोड़ रही हैं, आप अपनी फैमिली को छोड़ रही हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें परेशान कुन होती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी आप निकाह के रिश्ते में बंधते हैं, तो वो अल्लाह ताला का है ना कि वो अल्लाह ताला आपके अंदर मोहब्बत डाल देता है। ये निकाह से और शादी से पहले की एंजाइटीज़ हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो ज़ाहिर अल्लाह ताला वो रिश्ता डाल देता है, वो मोहब्बत डाल देता है। तो ये वाली जो एंजाइटीज़ हैं, ये कम होती चली जाती हैं। आप इसके बारे में पॉजिटिव सोचें, आप लुक फॉरवर्ड करें कि मेरी शादी हो रही है, शादी एक सुन्नत है, आप इसको उस तरह से देखें। और एक ही कमिटमेंट है, बिल्कुल शादी जो है कमिटमेंट है। शादी के बाद लाइफ चेंज होती है, लेकिन आप इस लाइफ को आपने गुजार ली, अब आप नई लाइफ को देखें। खाला के घर जा रही हैं, नए रिलेशनशिप्स बनाएं। नए रिलेशनशिप्स बनाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पुराने रिलेशनशिप्स को आप छोड़ देंगी, पुरानों को भी लेके चलें। हस्बैंड के साथ, जैसे हमने लास्ट पता नहीं आपने वो शो देखा कि नहीं, हस्बैंड के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा और अपनी सोचों को बदलें। एक चीज़ होती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम कहते हैं अगर हम अपनी सोचें बदल लें तो हमारे बिहेवियर्स बदल जाते हैं, हमारे रवैये बदल जाते हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में अच्छा सोचें तो हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। आप अपने आप को कहें मेरी शादी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, तो आपको खुशी महसूस होने लगेगी। आप ये करके देखें, इसका बड़ा काम आता है ये आप कहें कि मुझे अच्छा लगेगा या मेरे साथ अच्छा होगा। जब आपको ये लगता है कि आपके साथ अच्छा होगा तो फिर आपको हर चीज़ अच्छी लगने लगती है, सबके रवैये अच्छे लगने लगते हैं। ये जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो हम इससे कहते हैं ये कह के जाओ कि मेरा पेपर अच्छा होगा और मैं अच्छा करूँगा या अच्छा करूँगी। तो वो जब एग्ज़ाम देने जाता है तो उसका अच्छा ही करता है, क्योंकि आपने अपने माइंड से आपने ख़ुद ही अपनी बॉडी कंट्रोल कर ली। तो आप अपने माइंड से अपनी बॉडी कंट्रोल करें, अपनी एंजाइटीज़ को अंडरस्टैंड करें कि हाँ, ये एंजाइटीज़ नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं, होनी चाहिए, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी बहुत एंजॉय करूँगी। तो आप देखिएगा, आप अपनी ज़िंदगी बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है जवाब आपको मिल गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सवाल किया है हमसे मैमूना साहिबा ने। मैमूना कहती हैं, कराची से हैं, और नहीं, मैमूना वाजिद है इनका पूरा नाम। 37 इयर्स की हैं। मेरे 4 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 14 साल की है, फिर 2 बेटे 11 और 9 साल के हैं, और सबसे छोटी बेटी 6 साल की है। मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यारा मोहब्बत से पाला है। बहुत अच्छा किया आपने, इनकी हर बात मानी। हर बात नहीं माननी चाहिए थी। चले हम बताते हैं क्या करना था। सख्ती भी ज़्यादा नहीं की, बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं। छोटी वाली बेटी तो बात बात पे रोती है। मेरे बच्चे अपने वालिद से डरते हैं। जब बिल्कुल ही मेरी बात नहीं मानते और बहुत तंग करते हैं तो मैं इनको इनके बाप से डराती हूँ।
इससे डर के वक्ती तौर पे शरारत बंद कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका हाल वही हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको वही 4 पॉइंट्स बताना चाहूँगी कि बच्चों से प्यार करना बहुत अच्छी बात है। उसमें जितना भी कहते हैं, लोग पूछते हैं कि प्यार कितना करें, तो मैं इसके जवाब में कहती हूँ प्यार की कोई लिमिट नहीं है, प्यार जितना कर सकती है, लेकिन आपको लाड और प्यार का डिफरेंस समझना होगा। प्यार करें लेकिन लाड नहीं करें। अच्छा, लाड प्यार का क्या डिफरेंस है? लाड ये है कि आप उनकी हर सही गलत बात को मान लें। प्यार ये है कि आप उनकी हर सही बात को मानें और उनको साथ साथ प्यार करते जाएं। तो लाड नहीं करना, हर गलत बात को, सही बात को मानना है लेकिन गलत बात को नहीं मानना है। कैसे नहीं मानना है? आप तो बहुत प्यार करती हैं, आपने कभी नहीं की, मेरी बात सुने, आप नहीं कर सकती हैं। देखें, बच्चे जो हैं, जो फर्म बाउंड्रीज़ होती हैं, जो हम उनको एक लिमिट्स देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आपने अपने बच्चे को 10 बजे का या 8 बजे, डिपेंड करता है कौन सी क्लास में, अगर 8 बजे उसको सोना चाहिए या 9 बजे सोना चाहिए, तो आप उसको ये कह सकती हैं कि 9 बजे सोने का टाइम है और हम 9 बजे आप सब ने सो जाना है। ये है प्यार, जिसने आपने उनको फर्म बाउंड्रीज़ दी, आपने उनको रूल्स बताए। हाँ, ये भी आप ज़रूर बताएं कि 9 बजे क्यों सोना है, इसलिए कि आपको सुबह स्कूल जाना है, रात का आपको 9 घंटे की 7 से 9 घंटे की स्लीप आपके लिए अच्छी है, आप हेल्दी होंगे। लेकिन अगर वो फिर भी 9 बजे नहीं सोते, तो आप फिर इससे सख्ती, हम कभी डांट के तो हम फेवर में नहीं है, डांट के तो ना इस्लाम फेवर में, उसके ऊपर सूरह हजरात में भी आ चुकी है, आयतें आ चुकी हैं, और उसके बाद हदीसें भी बहुत हैं कि कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं की। तो ये तो एक अलग एरिया कि डांटना नहीं है, डांटना नहीं है, लेकिन एक हम चीज़ को कहते हैं सॉफ्ट और जेंटल नो। आप जेंटली उन्हें कह सकते हैं कि ओके, टाइम टू स्लीप, सोने का टाइम हो गया, बत्ती मैं बंद कर रही हूँ। थोड़े अगर आपके बड़े बच्चे हैं और आपने उनको घर आने का टाइम दे दिया कि आप 11 बजे या 10 बजे जो आप घर आ जाओगे, उससे लेट आप बाहर नहीं होगे। और फ़र्ज़ करें बच्चे थोड़ा सा आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, वो आपको चेक करते हैं कि भाई मेरे पेरेंट ने ये कह दिया, अभी क्या करता है। और अगर 11 बजे वो घर आता है और आपके हिसाब से वो लेट है, तो आप थोड़ी देर के लिए दरवाज़ा नहीं खोलें, थोड़ा उसको खटखटाने दें, थोड़ा उसको नॉक करने दें, थोड़ा उसको परेशान होने दें। फिर 10-15 मिनट बाद जाके दरवाज़ा खोलें, तो आपसे वो पूछेगा, अम्मी मैं इतनी देर से खटखटा रहा था, आपने दरवाज़ा नहीं खोले। तो आप कहें, बेटा 10:30 भी तो बज रहे हैं ना, 10 बजे का टाइम था। 1 या 2 दफ़ा वो फ़ायदा उठाएगा, लेकिन उसको फिर समझ में आ जाएगी कि मेरी जो अम्मा है ना, ये सॉफ्टली रूल सेट करती है। जो पेरेंट रूल सेट करते हैं, बच्चों को वो पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और उन बच्चों की ट्रेनिंग और उन बच्चों की डिसिप्लिन और उन बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी होती है। अच्छा, फिर आपने एक सवाल किया कि मेरी बेटी बहुत रोती है, उसके लिए मैं क्या करूं? अच्छा देखें, रोने का आपको उसका 2-3 चीज़ें आपको देखनी होंगी कि वो किस बात पे रोती है, ठीक है? अगर वो जायज़ बात पे रोती है, या कोई उसकी जायज़, या किसी बहन ने उसको मार दिया, या उसकी कोई चीज़ ले ली, ये बच्चों के ये इश्यूज़ होते हैं, या उसको कोई चोट लग गई, या उसको भूख लग रही है, तो उसकी जायज़ चीज़ें तो आपको पूरी करनी होंगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ना, ज़िद से उसके रोने की आदत होगी, ज़िद करती है फिर रोती है, तो उसमें हम फिर 2 टिप देते हैं कि जो अच्छा बिहेवियर होता है उसको रीइंफोर्स करना है, उसको रिवॉर्ड करना है, उस पर तवज्जो देनी है। और जो ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनको आप ख़त्म करना चाहते हैं, आप उनको इग्नोर कर दें, उन पर तवज्जो मत दें। आपकी बेटी रोई, किसी ऐसी बात पे रोई जो बिल्कुल ऐसी जायज़ बात नहीं थी, ठीक है, नाजायज़ रोई या ज़िद की वजह से रोई, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए रोने दें। कुछ भी नहीं होता रोने से, सुना है उनके लंग्स बड़े डेवलप हो जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है। उसको थोड़ी देर रोने दें, जब वो रो चुके चुप हो जाए, आपकी तरफ आ जाए, तो आप उसको टेंशन दे दें। बात ये नहीं कि हम उस पर सख्ती करना चाहते हैं या उस पर जुल्म करना चाहते हैं, हम उसकी रोने की आदत ख़त्म करना चाहते हैं। वो दोबारा रोएगी, आप दोबारा टेंशन नहीं दें, थोड़ी देर रोने दें। कितनी दफ़ा रो लेगी? 4 दफ़ा रोएगी, 5 दफ़ा रोएगी, 10 दफ़ा रोएगी, 11वीं दफ़ा वो समझ जाएगी कि अम्मा मेरी रोने पे नहीं मुझे टेंशन देती। बच्चे ये सीख लेते हैं कि मैं रोता हूँ तो भागी भागी अम्मी आती हैं। तो आपने उसको थोड़ा सा रोने देंगे तो उसकी रोने की हैबिट ख़त्म हो जाएगी। उसकी जब रोने की हैबिट ख़त्म हो जाए तो आप उसकी हर अच्छी बात को टेंशन दें, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा, और आपने क्या सवाल किया? आपके यही सवाल है, बस ठीक है। आप जो हैं वो लाड और प्यार का फ़र्क समझें, अच्छे अमल पे रिवॉर्ड करें, बुरे अमल को इग्नोर कर दें, और फर्म बाउंड्रीज़ जो हैं उस पर बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों के हमें बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, ख़वातीन के बच्चों से रिलेटेड बहुत इश्यूज़ आते हैं, और अच्छा भी लगता है, चूँकि देखें ये बच्चे जो हैं ना, ये हमारा मुस्तक़बिल हैं।
आज अगर हमने इनको समझ लिया और इनकी तरबियत हमने सही से कर दी, तो समझे हमने अपना जो है ना, अपने क्या नेशन को, क्या अपनी मुस्लिम उम्मा को समझ लिया, और अपनी मुस्लिम उम्मा को हमने अच्छे बच्चे दिया, और ये इंशाल्लाह फिर बड़े बड़े काम करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं आगे जाके बड़े बड़े काम करें, तो इसके लिए मदर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज हमें काफ़ी इस तरह के सवाल आए हैं जो मदर्स ने क्वेश्चन किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हमारी माएँ जो हैं वो सोचती हैं और अपने बच्चों के लिए और अपने नेशन के लिए करना चाहती हैं। अच्छा, अब हम ये सवाल लेते हैं, ये आखिरी सवाल है इनका। सवाल बहुत इन्होंने 2 लाइनों में किया है, लेकिन बहुत इनका सवाल सॉलिड क्वेश्चन है। 25 साल के हैं, इनका नाम हसन कमाल है, और ये लाहौर से लिखते हैं कि मुझे अपने अंदर एतमाद की बहुत कमी महसूस होती है। आखिर इसकी क्या वजह है और अब मैं क्या कर सकता हूँ? आप इसकी वजह जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसका किस तरह हल किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको कुछ, अभी हमने कुछ पीछे भी डिस्कस किया है। होता यह है कि जब बच्चों के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसिज्म कर दिया जाए, तनकीद कर दी जाए, हर बात पे तनकीद कर दी जाए, तुम अच्छे नहीं हो, तुम अच्छा काम नहीं करते, तो वही बात होगी ना, CBT के जो हम कहते हैं वो हो जाते हैं। तो जब पेरेंट ये कह रहा होता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तो उसको ये लगने लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। या किसी बात पे, मैंने ये भी नोट किया कि पेरेंट्स के दिल में बड़ा प्यार होता है अपने बच्चों के लिए, लेकिन कभी ज़ुबान पे तारीफ़ नहीं लेके आते। मैं पेरेंट को कहती हूँ कि जो दिल में उसके लिए है, उसके सामने ज़ुबान पे ज़रूर लेकर आओ, उसको पता तो चले कि आपके दिल में उसके लिए क्या है। दिल में उसके लिए बहुत तारीफ़ होती है, लेकिन लोगों के सामने तारीफ़ नहीं करते, बल्कि तुम देर से क्यों उठते हो, तुम सोते क्यों नहीं हो, तुम्हारा कमरा साफ़ नहीं है, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो। इसके बजाय पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि बच्चों की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देखें और उन पर रिमार्क करें। तुम कल जल्दी सो गए थे, शाबाश, मुझे बड़ी खुशी हुई। तुमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी बेटी तो नमाजी है। इस तरह के कमेंट देने चाहिए। इस तरह के कमेंट देने से बच्चों की जो सेल्फ़ इस्टीम है वो बूस्ट होती है। पेरेंट का जो एटीट्यूड होता है उससे बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, जिसमें उसके अच्छे बिहेवियर को रिवॉर्ड ना किया जाए, उसके बुरे बिहेवियर को इग्नोर ना किया जाए, उसकी जो है रीइंफोर्समेंट ना की जाए, उसके अच्छे अमल पे बार बार तवज्जो ना दी जाए। उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं जजमेंटल नहीं होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें आपके कोई भी बच्चा आता है और वो ये कहता है कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, लेकिन आपने उसे नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, तो आप जज नहीं कर सकते। जज करने की जो है ना, वो सिर्फ मैं समझती हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला ही किसी को जज कर सकते हैं, क्योंकि वो इंसान को तह तक समझ जाते हैं। हम इंसान को तह तक नहीं समझते, बल्कि एक हदीस का मैंने ये मफ़हूम भी समझा कि इंसान को उसके फ़ेस वैल्यू पे लेना चाहिए। अगर किसी ने आके कह दिया कि मैंने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी है, तो आप उस तरह समझे कि हाँ, इसने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी। पेरेंट्स जो है वो जज भी कर जाते हैं। अब वो अपनी एक बना लेते हैं जजमेंट कि नहीं, ये कह रहा है लेकिन इसने ऐसे किया नहीं होगा। होमवर्क किया है, हाँ मैंने कर लिया है, अच्छा दिखाओ। नहीं, आप उसको ट्रस्ट कर लें। अगर वो कह रहा है कि मैंने कर लिया है तो उसने कर लिया है। अगर नहीं भी किया है तो उसके गुनाह पे पर्दा डाल लें। वो तो कह रहा है मैंने कर लिया, बस आप उसको ना खोजें। आपको बाद में खुद ही पता चल जाएगा नहीं किया होगा या किया होगा। स्कूल से इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बहुत सारे वेज़ हैं, लेकिन उस वक्त उसको फेस वैल्यू पे ले लें। जो वो कहता है वो उसको कर लें। बच्चे के साथ मोहब्बत करें। हम पहले भी रिस्पेक्ट, बच्चे की इज़्ज़त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बच्चे को मिलनी चाहिए। देखिए, अगर उसको इज़्ज़त नहीं मिलेगी ना, तो फिर इज़्ज़त नफ्स को तो ठेस पहुंचेगी। जब इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुंचती है तो इंसान का सेल्फ़ इस्टीम, इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वह लोअर लेवल पे आ जाता है। उसकी जो खुद एतमादी है वो उस पर बड़ा, उसको भी ठेस लगती है। उसकी इज़्ज़त करें। हम अगर बच्चों की इज़्ज़त करेंगे तो वो वापसी में हमें इज़्ज़त देंगे। बचपन में भी इज़्ज़त देंगे और जब हम बड़े हो जाएंगे तब भी हमें इज़्ज़त देंगे। तो ये सारी चीज़ें रेसिप्रोकल हैं, लेने देने वाली चीज़ें। जो मोहब्बत देंगे वो मोहब्बत मिलेगी बाद में, जो इज़्ज़त देंगे वो इज़्ज़त उस वक्त भी मिलेगी और बाद में भी मिलेगी। तो जो आप समझते हैं कि आप अपने बच्चे से चाहते हैं वो आप अपने बच्चे को देना शुरू कर दें। अच्छा, एक होती है अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। छोटे बच्चों को हाँ ठीक है, हम बच्चों की तरह डील कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो फिर हमें उनके साथ दोस्तों का सा रवैया रखना चाहिए। जैसे दोस्तों के साथ हम करते हैं, उनको कभी हम क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, उनको हम कहते नहीं है जाओ उठो नमाज़ पढ़ो। हम मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो सोचते हैं उनके साथ डील करने के। तो अगर इन सारी चीज़ों में कमी रह जाती है तो बच्चों का सेल्फ़ इस्टीम जो है वो लोअर लेवल पे आ जाता है। जैसे आपने लिखा है कि मेरी एतमाद की कमी है, तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो कुछ ये वाली जो चीज़ें हैं, उसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये मेजर मैंने आपको मेन टिप्स दिए हैं कि ये चीज़ें अगर बच्चों को बचपन से ना मिलें तो ज़ाहिर है उनके अंदर, चूँकि वो अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं समझते,
वो अपने आप को समझते हैं हमारे अंदर कमी है, उन पे तनकीद हुई है तो मैं बुरा हूँ, तो फिर वो उनके अंदर जो अच्छा कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है, ख़ुद एतमादी क्या चीज़ है, इट जॉट्स डाउन टू एवरीथिंग। मैं तो कहती हूँ हर चीज़, जितनी भी रिसर्चेस आई हैं, जैसे कि मैं रिसर्चर भी हूँ, वो ये कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ लिंक करती है। आपकी तरक्की आपके कॉन्फिडेंस की वजह से होती है, आप आगे जो बढ़ते हैं या आप मसाइल को समझते हैं वो आप कॉन्फिडेंस की वजह से, आप जजमेंट फ़ौरन कर लेते हैं कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल होती है कि ये हुआ, अच्छा मैं फ़ौरन फ़ैसला कर लूँगा, या आप डिसीजन फ़ौरन कर लेते हैं। ये सब आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस होता है तो आप बड़े बड़े काम कर सकते हैं, बड़ी बड़ी जगहों तक पहुँच आपकी हो सकती है। अच्छा, अब इसको कैसे इन्हेंस कैसे करना है, अब उसमें आपको एहसास हो गया कि आप में कमी हो गई है। फिर दोबारा मैं वही बात करूँगी, अगर मसला समझ लिया जाए तो आधा मसला वहीं हल हो जाता है, तो आपका समझें आधा मसला हल है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाएँ, उससे हेल्प लें, उसको बताएं मेरे सेल्फ़ इस्टीम के इशू हैं, वो आपके बचपन में जाएगी, आपके साथ देखेगी आपके साथ कहाँ कहाँ इशू हुआ था, उनके बारे में इंसाइट आपको देगी, आपको समझाएगी, आपको फिर ये पता चल जाए कि वो मेरा गलती नहीं थी, वो मेरा कसूर नहीं था, किसी और की गलती की वजह से मेरे सेल्फ़ इस्टीम लो हो गई है, उससे भी बड़ा डिफरेंस आएगा। आपको अपनी खूबियाँ, जो थेरेपिस्ट होते हैं वो आपकी खूबियों के ऊपर वो क्या करते हैं, पहले ही जब आप जाएंगे पहले सेशन में तो आपसे कहेंगे अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाएं और अपनी खामियों की एक लिस्ट बनाएं। उसके बाद ज़ाहिर है जिनका सेल्फ़ इस्टीम लो होता है उनकी खामियों की लिस्ट बहुत लंबी होती है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम उनसे कहते हैं अच्छा अब अपनी सिर्फ खूबियों पे लिस्ट बनाएं। फिर हम आपकी खूबियों के ऊपर हम काम करेंगे। आपके अंदर बहुत सलाहियतें हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं लो सेल्फ़ इस्टीम की वजह से, तो आप अपनी खूबियों की लिस्ट बनाएं। आप भी अपने ऊपर ये काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते फ़िलहाल किसी काउंसलर के पास या थेरेपिस्ट के पास, तो आप खुद ये काम करें, अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाएं। और ख़ामियों की लिस्ट में जब खूबियों की लिस्ट बढ़ती है तो ख़ामियों की लिस्ट खुद ब खुद ही काम होती जाती है। ये देखें आप कर क्या सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते। जो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं वो आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाएँ, उनसे पूछें कि मैं इन चीज़ों के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आप में स्पीकिंग स्किल नहीं है तो आप वो स्किल आप थेरेपिस्ट आपको डेवलप प्रैक्टिस करें। जैसे प्रेजेंटेशंस वगैरह देने में लोगों को बड़ा डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, तो तैयारी करके आईने के सामने दें। आईने के सामने देने से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ऐसा लगता हूँ, तो जाके आप और अच्छा करेंगे। दोस्तों से मदद लें, दोस्तों को बताएं कि मेरे अंदर क्या चीज़ें अच्छी हैं, मेरे अंदर क्या कमी है, दोस्तों की हेल्प से वो कमी आप दूर कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरह के टिप्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि आपने अपनी अच्छाइयों पे फोकस करना है। ठीक है, आपके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपको बनाया है और आपके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ डाली हैं। उन क्वालिटीज़ के ऊपर फोकस करें। जितना आप अपने आप को अच्छा समझेंगे उतना ही आप अच्छा काम कर सकते हैं, और जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको खुशी महसूस होगी। तो ये देखें सारा एक साइकिल बन गया। आपने अपने आप को अच्छा समझा, आपने अच्छे काम किए आपको खुशी हुई आपने फिर और कोई अच्छा काम किया। तो आप इस चीज़ को समझें, साइकिल को अपने अंदर डेवलप करें, और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ आपके सेल्फ़ इस्टीम इन्हेंस होगी। और अगर आपके पास मौका हो तो आप ज़रूर जाएं, किसी काउंसलर से भी हेल्प ले लें। और आप एक अच्छे इंसान हैं और आपने ये चीज़ समझ ली है, ये बहुत बड़ी बात है। इंसान समझ लेता है तो बहुत सारे मसाइल का हल हो जाता है। अब हमारे पास सवाल ख़त्म हो गए हैं। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है कि बहुत सारे जो मसाइल हैं वो मेरे सामने आते हैं, और आप समझे एक तरह की रिवीजन हो जाती है कि ये इश्यूज़ हमारे हैं। और आपके जब मसाइल हैं हमारे पास पहले से आते हैं, हम उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करते हैं, हम देखते हैं कि इनके क्या हल होने चाहिए। देखिए, हर कोई भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं होता। हर नॉलेज के लिए आप किसी न किसी बुक को या किसी न किसी नेट पे सर्च करें, किसी बुक को देखें, तो हर चीज़ के लिए आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए, ज़रूर रिसर्च कर लेनी चाहिए। चाहे आपको लगता भी है आपको आता है, लेकिन हर दिन एक नई नॉलेज आती है, एक नई इन्फॉर्मेशन आती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम पढ़ते रहें और आपको बताते रहें आपके मसाइल का हल। अब मारूफ़ अख्तर को इजाज़त दीजिए, आपसे अगली दफ़ा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।